अस्सलाम वालेकुम। 2010 के सैलाब की कवरेज करते हुए मैं सवात पहुंचा तो मैंगोरा शहर बिल्कुल उसी तरह लग रहा था जैसे हमेशा लगता है। मैंने वहां मकामी सहाफ़ी दोस्तों को अपनी आमद की खबर पहले से दे रखी थी, इसलिए थोड़ी ही देर में जिस होटल में मेरा क़याम था वहां सहाफ़ियों की महफिल जम गई। इस महफिल का मकसद खुशगपियाँ या एक दूसरे का हाल अहवाल पूछना नहीं था, बल्कि सैलाब की सूरत हाल का इब्तदाई अंदाज़ा लगाना था। सवात के दोस्तों से जो कुछ पता चला वो ये था कि कालाम तक सड़क दरिया बुर्द हो चुकी है। अलबत्ता कुछ इंतज़ाम हो तो हेलीकॉप्टर पर जाया जा सकता है। मैं उन दिनों समा टीवी के लिए काम करता था और उस वक्त इस टीवी के मालकान सैलाब की कवरेज के लिए हेलीकॉप्टर भी किराए पर लेने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई हेलीकॉप्टर किराए पर दस्तयाब ही नहीं था। निजी मालकान के पास जो चंद एक हेलीकॉप्टर थे वो बैनुल अक़वामी इमदादी इदारों के नुमाइंदों ने पहले से हासिल कर लिए थे, जिन पर सवार होकर वो मैदानी इलाकों की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाते थे। खैर, हमने किसी तरह एक ऐसे हेलीकॉप्टर में जगह हासिल कर ली जो अमरीकी फ़ौज का था और इमदादी कामों में हुकूमत की मदद कर रहा था। उसमें हम दरिया सवात के ऊपर सफ़र करते हुए कालाम पहुँचे तो नीचे देखकर अंदाज़ा हुआ कि सड़क का मोतदबा हिस्सा सैलाब की नज़र हो चुका है और तमाम के तमाम पुल जो दरिया में गिरने वाले नदी नालों पर बनाए गए थे पानी के साथ बह गए। इस हेलीकॉप्टर में इमदादी सामान भी था, जिसमें बर्तन, आटा, दालें और ज़रूरत की दीगर अशिया शामिल थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर एक टीले पर उतरा तो वहाँ मौजूद लोगों ने इसे घेर लिया। अमरीकी फ़ौजी लोगों की इस यलगार को देखकर घबरा गए। मुझे ये देखकर अफसोस हुआ कि इस हेलीकॉप्टर को सवात से भेज तो दिया गया था, लेकिन मकामी तौर पर इमदाद वसूल करने का कोई हुकूमती इंतज़ाम नहीं किया गया था। इसलिए इमदादी सामान सिर्फ वही ले सकता था जो लड़ भिड़ कर इसे हासिल कर सकता। जैसे ही वहाँ के लोग इमदाद के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े, 4 अमरीकी फ़ौजियों ने उसके गिर्द पोजीशनें संभाल ली। उनके अतवार देखकर चंद लम्हों के लिए मजमे को सुकून आया, मगर फिर धक्कम पेल शुरू हो गई। ये हालत देखकर एक अमरीकी अफसर ने मुझसे कहा कि लोगों को रोकने के लिए कुछ करूं। इसके साथ ही उसने एक दस्ती लाउड स्पीकर का माइक मेरे हाथ में दे दिया। मैं खुद सूरत हाल से कुछ परेशान था और अमरीकी फ़ौजियों के सामने मुझे लोगों के तर्ज़ अमल से कुछ शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। मैंने माइक संभाला और मजमे से पूछा कि क्या आप लोगों में कोई सरकारी मुलाजिम, इमाम मस्जिद या सियासी नुमाइंदा है। उर्दू में बात सुनकर मजमा कुछ सुकून में आया, मगर मेरे मतलब का कोई आदमी नहीं मिला। फिर मैंने 2-3 बुज़ुर्गों की निशानदेही करके उनके लिबास या टोपी के रंग पुकार पुकार कर करीब आने को कहा। जैसे ही वो आगे बढ़े तो मैंने कहा, इस हेलीकॉप्टर में जितना भी सामान है वो आपके लिए है। हम ये सारा सामान इन बुज़ुर्गों के हवाले करेंगे और वो ख़ुद सबको ज़रूरत के मुताबिक देते जाएंगे। फिर मैंने चंद मकामी नौजवानों को भी आगे आने के लिए कहा। जब वो आ गए तो हम सब ने मिलकर एक कतार बनाई। अब ये होने लगा कि हेलीकॉप्टर के अंदर से अमरीकी फ़ौजी सामान निकालते और मुझे देते। इस सफ़र में मारूफ सहाफ़ी महर बुखारी और इमरान शफ़क़त भी साथ थे। मैं सामान महर को और महर इमरान को देती और इमरान शफ़क़त ये सामान अगले मकामी आदमी के हवाले कर देते। यूँ 20-25 हाथों से होता हुआ ये सामान हेलीकॉप्टर से कुछ दूर एक ढेर की सूरत में जमा होने लगा, जहाँ खड़े 3 मकामी बुजुर्ग लोगों से उनकी ज़रूरत पूछकर कोई चीज़ मसलन बर्तन या दाल या आटा उनके हवाले कर देते। ये इंतज़ाम हुआ तो हम उस टीले से नीचे कालाम शहर की तरफ चले। दरिया पार करने के लिए एक डोली नुमा चीज़ के सिवा कुछ मैसर नहीं था और यहाँ भी एक दूसरे को कोहनियाँ मार कर ही दूसरे किनारे तक जाना मुमकिन था। उस वक्त भी दरिया के अंदर बने तकरीबन सभी होटल तबाह हो चुके थे, बल्कि सच पूछिए तो ये सीधे स्वभाव दरिया के अंदर की ज़मीन पर कब्ज़ा करके तामीर किए गए थे। इस कब्ज़ा माफिया का हुकूमत तो कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी, मगर कुदरत ने दरिया की ज़मीन इन कब्ज़ा ग्रुपों से अपने इंतज़ाम के तहत छुड़ा ली थी। कलाम में जिससे भी बात की उसने मिन्नत की कि उसे हेलीकॉप्टर में सवार करा के मैंगोरा तक पहुंचा दिया जाए। जाहिर है ये हमारे लिए मुमकिन नहीं था। मुझे कई लोगों ने पैसे हाथ में पकड़ाने की कोशिश की कि मैं किसी तरीके से उन्हें मैंगोरा ले जाऊं। सवात के मखसूस माहौल में ये सारे मर्द थे
اور ان میں سے کوئی بھی اپنے خاندان کو یہاں سے نکالنے کی بات نہیں کر رہا تھا۔ مجھے یہ بات 24 گھنٹے بعد سمجھ آئی جب اگلی صبح کچھ لوگ ہم سے ملنے مینگورا پہنچے۔ یہ لوگ اپنے لباس سے خوشحال لگ رہے تھے، لیکن ان کے چہروں پر پریشانی صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ ان کا تعلق کالام اور مٹلتان سے تھا۔ وہ صحافی ہونے کے ناطے ہم سے مدد مانگ رہے تھے کہ کسی طرح انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے کالام پہنچا دیا جائے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں اس کے علاوہ کسی امداد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ میری بات سن کر ان سب کے چہرے پر افسردگی چھا گئی اور ایک تو باقاعدہ رو پڑا۔ میں اسے روتا دیکھ کر کچھ پریشان ہو گیا۔ اس نے ہچکیوں میں بتایا کہ اسے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ اپنے پورے گاؤں کی کفالت کر سکتا ہے۔ اس کے پاس مینگورا کے علاوہ اسلام آباد اور کراچی میں بھی گھر ہیں جہاں دنیا کی ہر سہولت میسر ہے۔ کئی گاڑیوں کا مالک ہونے کے باوجود وہ اپنے گاؤں سے 3 دن مسلسل پیدل چل کر مینگورا پہنچا ہے۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیاں گزار رہا تھا کہ راستے بند ہونے کی وجہ سے پھنس گیا۔ گاؤں میں اس کی ماں کی دوائی ختم ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے روزانہ 2 انڈے کھانے کے لیے کہا تھا اور وہ 3 دن رات کا سفر کر کے چند درجن انڈے لینے کے لیے آیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا قیمتی بیگ کھول کر دکھایا جس میں انڈے رکھے تھے۔ ان انڈوں کے اوپر پلاسٹک کی تھیلی میں بسکٹوں کے چھوٹے پیکٹ اور کچھ ٹافیاں تھیں۔ میں نے ایک نظر اس تھیلی پر ڈال کر اس کی طرف دیکھا تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس نے بتایا کہ ایک امیر شخص ہونے کے باوجود اس کے گھر والے روٹی کے بغیر صرف آلو اور مٹر کھانے پر مجبور ہیں کیونکہ یہی اس علاقے میں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کی کوئی چیز میسر نہیں۔ جب وہ گھر سے نکلا تو اس کی بیٹی نے اس سے بسکٹ اور ٹافیوں کی فرمائش کی تھی۔ وہ بار بار استغفار کرتا کہ اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر وہ اپنی بیٹی کی چھوٹی سی فرمائش اور ماں کی معمولی سی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے اس دن سمجھ میں آیا بے بسی اور لاچاری کیا ہوتی ہے۔ آج ایک بار پھر پاکستان کا بڑا حصہ سیلاب کی زد میں ہے۔ آج پھر بہت سے صاحب حیثیت لوگ بے بس اور لاچار ہو چکے ہوں گے۔ بہت سے محنت کشوں کو اپنے خاندان کی فکر دستے طلب دراز کرنے پر مجبور کر دے گی۔ کئی مہذب لوگوں کو خلاف طبع اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امدادی سامان کی جھینا جھپٹی کرنی پڑے گی۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس موقع پر ان سب کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے جو سیلاب زدہ زمینوں سے دور بیٹھے ہیں۔ یقین مانیے مجبوری ہو تو چند انڈوں اور چند ٹافیوں کے لیے بڑوں کی سسکیاں نکل آتی ہیں۔